अगली खबर की ओर हम बढ़े हैं, उससे पहले आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली से, जहां मध्य प्रदेश उपचुनाव की घोषणा से जुड़ी ये खबर है। आज मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर घोषणा होनी थी। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान। 3 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान 3 नवंबर को मतदान होगा और इसकी घोषणा दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से हो गई है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो गई है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 तारीख महत्वपूर्ण, नवंबर की 3 तारीख। लेकिन 2018 में नवंबर में ही चुनाव हुए थे और उसके बाद रिजल्ट आया था दिसंबर में। कांग्रेस की सरकार बनी थी और ज्यादा समय नहीं हुआ, 14-15 महीने ही कांग्रेस की सरकार चल पाई और उसके बाद सरकार चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों की गिनती गिनाई, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। लेकिन अभी भी जंगे मैदान तैयार है। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है, यानी कि 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे, 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। यानी ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन चलाएगा सरकार, किसकी बनी रहेगी सरकार। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इस खबर को और भी ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। मनोज जी, 3 तारीख नवंबर की, जिसमें जो रण जिसकी हम बात लगातार कर रहे थे कि रणभेरी बज चुकी है, अब ऐलान जंग हो चुका है। 3 वो तारीख, 10 वो तारीख जब ये नतीजे आ जाएंगे कि किसकी होगी सत्ता पर काबिज, कौन होगी पार्टी। मनोज जी। तो 3 तारीख ये वो तारीख है जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे। उन तमाम राजनेता या फिर यूं कहें कि उन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम की मशीन में कैद हो जाएगी। और किस्मत की अगर बात की जाए तो नतीजे तब आएंगे जब नवंबर की तारीख होगी 10 और ऐलान होगा कि कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता को संभालने वाली है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, चुनाव की तारीखों का ऐलान, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 तारीख को मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे। ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा और कयास तो ये भी थे कि जिस दिन बिहार की तारीखों का, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, उसी दिन ये पता चल जाता। लेकिन अब जो है 3 तारीख को मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे और नतीजे 10 तारीख को आएंगे। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। और दिल्ली से ये खबर, जहां एमपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर वो तारीख जब चुनाव होंगे और मतदान होगा और 10 नवंबर वो तारीख जब नतीजे आएंगे, यानी ईवीएम में जो वोट गए वो गिने जाएंगे। 16 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे, फॉर्म भरे जा सकेंगे, कैंडिडेट अपना अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं, निर्वाचन भर सकते हैं। तो हो गया मध्य प्रदेश की चुनाव की तारीखों का ऐलान। दस तारीख को आ जाएंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे, लेकिन मत पड़ेंगे 3 नवंबर को। नवंबर का ये वही महीना है जब 2018 नवंबर 28 तारीख को मत पड़े थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे। और नवंबर ये वही महीना है जब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे। सियासत पर आगे कौन काबिज रहेगा ये पता चल पाएगा। तो बज गई रणभेरी, हो गया
जंगे ऐलान। 3 नवंबर को होगा मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए मतदान। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। तो बज गई है रणभेरी मनोज जी, 3 तारीख है वो तारीख जिसका सभी को ऐलान था कि आगे सत्ता पर काबिज कौन सी पार्टी रहने वाली है, और 10 वो तारीख, और नवंबर वही महीना 2018 में भी नवंबर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, हमने भी मत डाला था, लेकिन अब ये वही महीना है, लेकिन होंगे उपचुनाव। जी हाँ, बिल्कुल पारुल, पिछले शुक्रवार को जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब उम्मीद की जा रही थी कि शायद एक साथ चुनाव का ऐलान हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ऐलान आपसे कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने किया है। 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से एक ही दिन 3 नवंबर को वोटिंग होगी, और 10 नवंबर को जब बिहार के साथ जो देश भर में 65 और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें खाली हैं, उन सबके लिए गिनती होगी। तो कह सकते हैं कि 10 नवंबर वो तारीख होगी जो तय करेगी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनेगी या जो कमल दल की सरकार या बीजेपी की वो बरकरार रहेगी। जहां तक प्रत्याशियों की बात करें तो 28 में से 24 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, और बीजेपी के लगभग 25 उम्मीदवार वही हैं जो 22 जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी, मंत्री विधायक, और 3 वो जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया था। 3 सीट वो हैं जोरा, आगर मालवा और ब्यावरा, जहां पर उम्मीदवारों का निधन से 2 ये सीटें खाली हुई थी। इन पर भी बीजेपी ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को केवल 4 उम्मीदवार और घोषित करना है। मुरैना उसमें शामिल है, ब्यावरा शामिल है, और मेहगांव की एक ऐसी सीट है जिसपे चौधरी राकेश सिंह, जो कि कांग्रेस में उपनेता प्रतिपक्ष रहे हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे हैं, इसके बाद उनके भाई ने बीजेपी से विधायक रहे, चौधरी मुकेश सिंह। पिछले चुनाव में राकेश सिंह ने बगावत की बीजेपी से और अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनकी उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह और तमाम सारे कांग्रेस के और नेता कमलनाथ को छोड़कर वो उनकी दावेदारी का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी बगावत के सुर शुरुआत से उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा हमने असंतोष की शुरुआत हमने देखी थी हाट पिपलिया से, जहां पे पूर्व मंत्री दीपक जोशी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं, वो चुनाव हारने के बाद से बगावत का बिगुल बजा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने वहां अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन आज अचानक से तेज सिंह सेंधव, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस में अभी तक जो 24 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उनमें से 10 वो हैं जो कभी ना कभी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली लिस्ट की हम बात करें, चाहे वो पारुल साहू हो, केएल अग्रवाल हो, ऐसे तमाम सारे नाम हैं, प्रेमचंद गुड्डू है, सतीश सिकरवार है, कि ये लोग पहले बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस ने इन पर दाव आजमाने का सोचा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने चूंकि कमिटमेंट किया था कि जिन 22 कांग्रेस के विधायक मंत्रियों ने बगावत की थी उनका टिकट तय था, और 3 वो हैं जो बड़ा मलेहरा, नेपानगर और मानधाता सीट के उम्मीदवार, जिन्होंने बाद में कांग्रेस से इस्तीफे दिए। इनमें से बड़ा मलेहरा से जो उम्मीदवार थे, जो विधायक थे, उनको बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया है। आज ही कैबिनेट की एक जरूरी बैठक हुई और इस चुनाव के ऐलान के पहले कई सारी सौगातें दी गई हैं। जोरा की बात करें और बड़ा मलेरा की यहाँ सिंचाई योजनाओं की शुरुआत होगी। मुरैना के लिए घोषणा की गई है कि चंबल नदी का जल वहाँ के घर घर तक पहुँचाया जाएगा। पटवारियों को लैपटॉप देने की घोषणा हो गई है, और जिन क्षेत्रों में खासतौर से ग्वालियर चंबल की जिन 16 सीटों पर उपचुनाव है, वहाँ पर शिवराज कैबिनेट ने सौगात देने की बात की है। यानी सरकार को भी पता था कि आज किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसलिए वर्चुअल कैबिनेट के माध्यम से बैठक हुई थी कैबिनेट की, और जिसमें तमाम सारी सौगातें इस क्षेत्र को दी गई है। बिल्कुल सर, आगे की परिस्थितियों को हम समझने की कोशिश करें तो वर्चुअल चाहे फिजिकली प्रेजेंस देकर रैलियां भी हुई भारतीय जनता पार्टी की, और वर्चुअल कैबिनेट और वर्चुअल मीटिंग्स करके उन्होंने जो सौगातें जहां जहां देनी थी, खासतौर पर जिन जगहों पर उपचुनाव है, जिन सीटों पर उपचुनाव है, वहां पर फोकस था। ऐसे में क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, अमूमन आने वाले समय में हम या अभी से ही हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा ऑर्गेनाइज कंपटीशन या फिर ऐसा ऑर्गेनाइज कोई कैंपेन नहीं होगा अब। तो जो रैलियों की तादाद और हम एक्टिविटीज को अगर कंपेयर करें, उनको देखें, आपको क्या लगता है कितनी मेहनत बीजेपी ने की है इस बार और कितनी मेहनत कांग्रेस ने की है? पारुल, सबसे आगे भी बीजेपी इसलिए दिखाई दे रही है कि उन्होंने वर्चुअल रैलियों के माध्यम से शुरुआत काफ़ी पहले कर दी थी। इसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान दोनों लगातार दौरे करते रहे हैं। लगभग उन्होंने उन सारे क्षेत्रों में दौरा कर लिया जहां पर उपचुनाव होना है, चाहे वो विंध्य हो, चाहे वो मालवा हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो।
कुछ एक सीटें ऐसी बची है जहां पर ये दोनों नेता भी पहुंच नहीं पाए थे। कांग्रेस की अगर बात करें तो कमलनाथ अकेले मोर्चा संभाल रहे हैं। उन्होंने बदनावर गए थे जहां पर राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने बगावत की थी, वहां पर उन्होंने चुनावी सभा की थी। सावेर में पहुंचने वाले थे। रायसेन का पिछले दिनों उनका दौरा था, भारी बारिश से कैंसिल हो गया था, आज वो रायसेन में है। और ग्वालियर 2 दिन का उन्होंने चुनावी दौरा किया था। पहले दिन उन्होंने रोड शो किया था, दूसरे दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की थी। अभी आचार संहिता लग गई, इसके पहले जितनी भी रैलियां हुई थी तो वो प्रत्याशी के खाते में नहीं जुड़ती हैं। इसका पूरा का पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया। उन मंचों से घोषणाएं की, जो विकास के वादे थे वो पूरे किए गए। अब चूंकि आदर्श आचार संहिता लग गई है, अब कोई लोक लुभावन घोषणाएं नहीं हो पाएगी। और अब जो भी रैलियां होंगी, प्रचार होगा, नेताओं के दौरे होंगे, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से जो भी नेता जाएगा, ये सारे खर्चे प्रत्याशियों के खर्च में जुड़ेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर है कि अब इसका स्वरूप उतना बड़ा नहीं होगा, सारे खर्चों की निगरानी होगी। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक एक पैसे का हिसाब रखेंगे, तो दोनों दलों को खुलकर खेलने में दिक्कत आएगी। चुनाव अभियान से इतर हम समझे कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों दल ने पहुंच बनाने की कोशिश की है, उसमें भी बीजेपी बढ़त लेती दिखाई दे रही है। कल ही बीजेपी ने एक बैठक ली है और बीजेपी ने जो जिन क्षेत्रों में चुनाव होना, इसके साथ ही पूरे प्रदेश के 1000 से ज़्यादा मंडलम तक वो पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। मंडल स्तर तक वो पहुंचेंगे। और जो मतदाता संपर्क के साथ एक महाजन संपर्क की शुरुआत उन्होंने 25 सितंबर से की थी, एक सप्ताह के, वो लगभग अंतिम दौर में चल रहा है। कांग्रेस की ओर से अभी अधिकृत रूप से हमने जैसे बताया कि कमलनाथ ने 3 या 4 दौरे किए हैं। जो कांग्रेस के बाकी बड़े नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, वो भिंड जरूर गए थे लेकिन कोई चुनावी सभा संबोधित नहीं की। सुरेश पचौरी की बात करें, नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व अजय सिंह हो, या और जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो भी अभी तक निकले नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब उम्मीदवारों का चयन लगभग दोनों दलों से हो चुका, 3 या 4 सीटें बीजेपी की बची और लगभग उतनी कांग्रेस की, तो उसके बाद भी जो लोगों को वहां चुनाव लड़ाना है, लगभग उनको भी संकेत है कि उनको मैदान में उतरना है, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब चूंकि समय ज्यादा बचा नहीं है, 3 तारीख को जब वोटिंग होगी तो 1 महीने से कुछ ज़्यादा का समय बचा है, तो कह सकते हैं कि एक चुनौती भरा काम होगा दोनों ही दलों के लिए। पर 3 तारीख का ऐलान हो गया है, आचार संहिता भी आपने बताया कि अभी से लागू ही हो गई। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कामों को तो हमने तोल लिया कि कांग्रेस के कंपैरिजन में उन्होंने जो वर्किंग की है या फिर जो तैयारियां की हैं उपचुनाव को लेकर, वो काफी हद तक बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कोई जगह छूट गई भारतीय जनता पार्टी के लिए? कांग्रेस के लिए तो हालांकि आकलन करने बैठे तो कई सारी चीजें गिन भी लेंगे, लेकिन बीजेपी जिस तरह से मोर्चे पर उतरकर काम कर रही थी या फिर तैयारियों में जुटी हुई थी, आपको लगता है कि कहीं छोड़ दिया है, कहीं वो वीक दिखाई दे रही है आपको? नहीं, देखिए अभी इतना कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि दोनों दल, चूंकि अब चुनाव ऐसी एक चीज होती है कि आप जितने भी ज्यादा समय मतदाताओं के बीच रहें, तो आखिरी समय में आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई गुंजाइश रह गई है। क्योंकि आप जब रैलियां जब हमने देखा नेता कर रहे थे, एक मंच पर वो पहुंचते हैं, एक अपील करते हैं, वो वोट की या अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। जैसे हमने देखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार वो डीपी मिश्रा वाला किस्सा सुना रहे हैं, राजमाता का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को मन की बात में राजमाता सिंधिया का बात की है। और जो दूसरे इश्यू होते किसानों की बात है, बीजेपी लगातार उस पर प्रयास कर रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि जो विधानसभा में एक जवाब में जब एक मान लिया गया सरकार की ओर से कि किसान कर्ज माफी हुई है, इसके बाद कांग्रेस को एक नया जीवन मिल गया, क्योंकि कांग्रेस तब तक बैकफुट पर चल रही थी और बीजेपी ये कह रही थी कि उनका जो किसान कर्ज माफी का जो बात है वो टोटल झूठे, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो ऐसी रणनीतिक चूकें भी होती जाती हैं, लेकिन पार्टियां इससे उभरने का प्रयास करती है। हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना की है किसान स्वाभिमानों की, कि साल के 6,000 रुपये किसान के खाते में जाता है। तो इस डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि 4,000 रुपये राज्य सरकार अपनी ओर से सालाना उन किसानों के खाते में डालेगी, और आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी भी दे दी। अब रही बात प्रत्याशियों की, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा तो जनता के बीच वही होता है। तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास प्लस पॉइंट ये था कि जब सरकार गिरी थी और 23 मार्च को जब मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी, तब ये तय था कि ये 22 तो वो चेहरे हैं जो चुनाव मैदान में जाएंगे। तो उन्होंने अपनी चुनावी तैयारियां तभी से शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की जो झड़ी लगवा दी थी, कई सारी घोषणाएं करा दी थी, कुछ का लोकार्पण हो गया था और कुछ का शिलान्यास शुरू हो गया था और कुछ पे काम शुरू हो गया। तो
उम्मीदवारों के नाते बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनके उम्मीदवार जनता के बीच पहले पहुंच गए। लगभग 6 महीने से वो जनता के बीच में। कांग्रेस की हम बात करें तो 15 दिनों के अंदर उम्मीदवार घोषित हुए हैं, उनमें भी ज्यादातर वो हैं जो बीजेपी से आए हुए हैं, तो उनके पास ग्वालियर चंबल में संगठन भी नहीं था। तो बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने ये है कि संगठन को खड़ा करना है, उम्मीदवारों को घर घर तक पहुंचाना है। यही कारण है कि उन्होंने ज्यादातर उन चेहरों पर दाव लगाया है जो बीजेपी से आए हुए हैं, ताकि उनके सामने पहचान का संकट ना हो। पर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 नवंबर वो तारीख है जब मत पड़ेंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए, और कैद होगी ईवीएम में उन प्रत्याशियों की किस्मत जिन्होंने छोड़ा वो दल जिससे वो जीते, मंत्री भी बने। कई ऐसे कैंडिडेट थे, लेकिन अब दल वो बदल चुके हैं, फिर से उतरेंगे चुनाव में, जीतेंगे तो बरकरार रहेगा उनका मंत्री पद भी।